आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर भूप सिंह और अजय साहब, गंगानंद शर्मा जी, डॉक्टर भूषण और मेरे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं आपके बीच में आऊं और आपसे कुछ मुलाकात करूं, कुछ वार्तालाप करूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि यहां तशरीफ लाने के लिए मुझे डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरी विद्यार्थी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विक्रम सिंह गमोरिया का निमंत्रण मिला। खैर, इसके लिए मैं श्री विक्रम सिंह गमोरिया और उनके जितने भी सहयोगी हैं और साथ में खासतौर पर डॉक्टर भूप सिंह और जो कि डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और अश्विनी हालू और जो दूसरे साथी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे सबसे बड़ी खुशी आज इस बात की है कि आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर होनहार बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये उस महान शख्स को सच्ची श्रद्धांजलि। इस प्रयास के लिए मैं डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरी विद्यार्थी एसोसिएशन को खासतौर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई पेश करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसे भंडेरी साहब अभी मुझे मेरे बारे में कह रहे थे, ये बात ये बिल्कुल सही है कि अगर मैं आज आपके बीच में अगर तशरीफ लाया हूं तो इसका अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो एक ही शख्स को जाता है और वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जैसा कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी बोल रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलित समाज के ही नेता नहीं थे, बल्कि उनकी गिनती भारतवर्ष के महानतम नेताओं में की जाती है। वो कहते कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर अम्बेडकर जैसी महान विभूति हजारों साल में बड़ी मुश्किल से एक बार जन्म लेती। दलित समाज के मसीहा, भारत के संविधान के निर्माता, एक महान समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, कानून विशेषज्ञ, शिक्षाविद और राजनीति में तो ना जाने उन्होंने कितने बड़े बड़े आयाम तय किए। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम। लेकिन मेरे अजीज साथियों, अगर बाबा साहब के जीवन से अगर कोई सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है तो वो एक प्रेरणा जो सबसे बड़ी, जहां तक मैं समझ सकता हूं, कि कोई भी इंसान चाहे वो कितने ही गरीब, दरिद्र और अभावग्रस्त परिवार में जन्मा हो, किसी जाति मजहब में पैदा हुआ हो, अगर वो इंसान सच्ची लगन से, मेहनत से, निरंतर धनशीलता से और दृढ़ शक्ति से जब वो आगे बढ़ता है तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। वो इंसान सातवें आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, वो इंसान जिंदगी के बड़े से बड़े मकाम पर पहुंच सकता है। मेरे साथियों, जब इंसान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है तो संघर्ष को करना पड़ता है, मुश्किलें तो आती हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मुश्किलों से तो चरित्र निखरता है। ये कहते
बगैर घिसाई कटाई के हीरे में चमक नहीं आती। और लोहा आग से निकाला जाता है तब वो स्टील बनता है, और खरा सोना, असली सोना तभी बनता है जब वो आग की भट्टी से तब तक निकलता है। तो मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हकीकत ये है, वो कहते हैं कि ना कोई संघर्ष, ना कोई मुश्किलें, तो फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी समझाएगा अगर लक्ष्य होगा जीने में। बहनों और भाइयों, एक लक्ष्य निर्धारित कर लो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और उस लक्ष्य पर नजर रखो। और मेरा ये मानना है कि लक्ष्य चाहे कितना ही मुश्किल हो, कितना ही दूरगामी हो, अगर आपके हौसले बुलंद हो और आपका संकल्प दृढ़ हो, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसान हो जाता है। जिंदगी में जितने भी आदमी कामयाब हुए, आप उनका जरा नजर डाल के देखें कि जितने भी आदमी जो कामयाब हुए जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर, तो आप देखेंगे वो सिर्फ अपनी योग्यता की वजह से कामयाब नहीं हुए। उनकी कामयाबी में उनके हौसले का, उनकी दृढ़ शक्ति का योग्यता से कहीं ज्यादा हिस्सा था। उनकी योग्यता से ज्यादा अगर कोई अहम रोल था तो उनकी दृढ़ शक्ति और उनके हौसले का। आप देखें डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जीवनी पर, आप उन्हीं की तरफ नजर डाले, दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक गरीब घर में पैदा होना, वो भी अछूत के रूप में, और फिर दर बदर बेइज्जत होते रहे, भूखे सूखे रहकर उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपनी दृढ़ शक्ति से, अपने बुलंद हौसले से, अपने पुरुषार्थ से जातिवाद के खिलाफ एक पुरजोर संघर्ष खड़ा किया। और जो पिछले तकरीबन 2500 सालों से दबे कुचले और पीड़ित दलित समाज के जो हमारे भाई बहन थे, उनको उन्होंने मानव अधिकार दिलवाए और उनको वह आजादी और रोशनी के नए युग की दहलीज पर लाकर उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। ये कितना महान कार्य था, जिसकी अगर आप इतिहास के पन्नों पर आप अगर नजर डाल के देखेंगे तो ऐसी मिसाल देनी बहुत मुश्किल है। अभी डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हिंदू कोड बिल के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि जब हिंदू कोड बिल उन्होंने ड्राफ्ट किया तो बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि अगर हिंदू कोड बिल पास हो गया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। कहने लगे कि अब हमारे कारोबार और हमारी संपत्ति में अब बेटियां भी बराबर का अधिकार लेंगी। कहते हैं कि यहाँ तो बड़े बड़े मुसलमान आके चले गए, यहाँ पर अंग्रेज राज के चले गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ये डॉक्टर अम्बेडकर कौन चीज है? और इस तरह विरोध हुआ कि 1922 के 52 के पहले इलेक्शन होने वाले थे, तो पंडित नेहरू को ऐसा लगा कि ये कंट्रोवर्सी इतनी खड़ी हो गई है कि कहीं कांग्रेस जो है वो कहीं उनको वोटों का नुकसान ना हो, तो हिंदू कोड बिल को ठंडे रास्ते में डाल दिया गया। हिंदू कोड बिल में क्या था? बाबा साहब जैसे डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा, वो हमारी बहन बेटियों को, पूरे नारी समाज को बराबर के अधिकार दिलवाना चाहते थे, क्योंकि वो ये कहते थे, उनका ये मानना था कि अगर भारतवर्ष का विकास करना है तो आप देश की आधी जनता को आप नजरअंदाज कैसे कर सकते? देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें नारी समाज को, औरतों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, तब हम एक महान राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। उस वक्त भी काफी विरोध करना पड़ा, क्योंकि कुछ नेता लोग ये नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से कोई आरक्षण का प्रावधान हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन बहुत मुखालफत की गई, बहुत उनका विरोध किया गया। आप सोच के देखें कि आज से तकरीबन 60 साल पहले
हमारे देश में कितनी रूढ़िवादी, कितनी सामंतवादी, कितनी नियोजित ताकतें थी, लेकिन उन्होंने सब उन ताकतों का मुकाबला किया और उन ताकतों का मुकाबला करते हुए अपने मिशन में कामयाब हुए और एक खूबसूरत उन्होंने संविधान लिखा। ये उनके हिम्मत और दृढ़ शक्ति का ये जाप। वो कहते हैं कि बहादुर रौन का तूफान समंदर पार जाता है, बहादुर रौन का तूफान समंदर पार जाता है, बाबर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है। दोस्तों के साथ आगे बढ़ना है। बहनों और भाइयों, भारतवर्ष का संविधान महज एक किताब नहीं है, ये कोई कागजों का पुलिंदा नहीं है। भारतवर्ष का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक महानता और सपनों का प्रतीक है। ये हम सभी भारतवासियों के सपनों और आदर्शों का एक जीवन प्रमाण है। और आपको ये जानकर खुशी होगी और बड़ा गर्व होगा, मैं तो बहुत दुनिया में घूमा हूँ, लेकिन दुनिया के अंदर जितने भी प्रजातांत्रिक देश है, बहुत है देश प्रजातांत्रिक, उन प्रजातांत्रिक देशों में अगर सबसे बढ़िया कोई संविधान है, सबसे बेहतरीन कोई संविधान है, तो वो संविधान है हमारे देश का, भारतवर्ष का, जिसको बाबा साहब ने लिखा। बहनों भाइयों, 1950 में ये संविधान लागू हुआ। बाबा साहब के बारे में एक जो और बहुत बड़ी बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, कि ये तो आप जानते ही है कि बाबा साहब एक महान शिक्षाविद थे। वो तो सिविल कॉलेज में प्रोफेसर है 5 साल, 1932 से 37 से सिविल कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर थे और लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। तो बाबा साहब का ये मानना था कि किसी भी देश की तरक्की और खुशहाली के लिए इस बात पर उनकी तरक्की और खुशहाली निर्भर करती है कि वो देश शिक्षा के क्षेत्र में कितना अग्रसर होता है, क्योंकि देश की गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति सिर्फ शिक्षा के माध्यम से मिल सकती है। और उनका कहना था कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि जिससे सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि कलम की ताकत तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। और आप जानते हैं कि असली धन दौलत रुपया पैसा नहीं, असली धन दौलत शिक्षा है। और मैं इसलिए हमेशा ये कहा करता हूँ, और आज की ये बात मैं आपको कहते जा रहा हूँ कि खास तौर पर जो गरीब बच्चे हैं, गरीब समाज के बच्चे हैं, वैसे तो मैं सभी से ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हारे पैरों में से जूते हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है, आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है एक किताब के माध्यम से। एक किताब जुर्म, जाति और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। किताब आप जरा, चाहे वो आपके सिलेबस की है, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि मैं तो आउट ऑफ सिलेबस की बहुत किताबें पढ़ता रहा हूँ। तो ठीक है, जब ध्यान आता है उसको सिलेबस की किताबों पर जरा ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस की लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया करो। मैं तो अमेरिका में जाता रहा, अमेरिका में मैंने क्या देखा, आज अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। और वो विश्व की शक्ति सबसे बड़ी इसलिए है कि आज भी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन अमेरिका की सारी दुनिया में बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। और वहां पर बच्चे की जो ओरिजिनल पेरेंट्स है, जो मौलिक प्रतिभा है, उसका विकास किया जाता है। एक टॉपिक दे दिया जाता है, रिसर्च करो उसके ऊपर, लाइब्रेरी में जाओ, कंप्यूटर में देखो, इधर उधर देखो। ये नहीं कि वो इम्तिहान से पहले थोड़े रट्टे वट्टे लगाए। अब हमारे टाइम में तो ऐसा ही होता था
कि एग्जाम से पहले 1 महीने पहले कुछ 20 सवाल जो रख लिए, मेमोरी का टेस्ट हमारे यहाँ, तो वो यादाश्त का जो है वो इम्तिहान होता है, और जो मौलिक प्रतिभा का जो विकास है वो विकास नहीं। ये अमेरिका की हायर एजुकेशन की खूबी है। और एक और बात, कि 18 से 24 साल के बीच के जो बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, अमेरिका में 40% हायर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 12% हायर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। तो पीछे हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री है, दिल्ली में वर्सेस की कॉन्फ्रेंस थी, तो वो हमें एड्रेस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी 40% तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन अगर 30% अगर युवाओं को हायर इंस्टीट्यूशन में हमें देना है तो 1000 नई यूनिवर्सिटी और चाहिए, और 45,000 नए कॉलेज चाहिए। अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने पैसे, इतने टीचर, इतने लेक्चरर, इतना पैसा आएगा सरकार को, इतनी नहीं। तो सरकार में ये बातचीत चल रही है कि प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को बीच में लाया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ विदेशी निवेश की बात भी काफी जोरों शोरों से चल रही है। एक और खास बात है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो ये है कि खाली जो बुकिश नॉलेज है ना, किताबी ज्ञान जिसको हम कहते हैं, किसी थोड़े किताबी कीड़े बने, बस वो अपना गोल्ड मेडल ये मेडल फला मेडल ये, और जी बस हो गया। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कहते थे। डॉक्टर साहब ये कहते थे कि नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, एक चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बल्कि उनको दुख होता था, और वो ये कहते थे कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनमें अनुशासन और उत्तरदायित्व की कमी, वो अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स का ठीक से आदर नहीं करते। और डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अपने बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का, उनको ठीक से नमस्ते भी नहीं करते, बस उसे थोड़ा कमी काट के चले जाते, मुंह फेर के निकल जाते, बड़े बूढ़ों का आदर भी नहीं करते। तो डॉक्टर अम्बेडकर बड़ा दुखी होते थे, और ये कहते थे कि आज के बच्चे नैतिक मूल्यों को, और ये भूल गए कि हमारा प्राचीन इतिहास, अगर प्राचीन भारत के आप ऊपर आप नजर डालेंगे तो हमारा देश एक बहुत ही समृद्धिशाली और गतिशील देश है। हम तो एक महान संस्कृति, एक महान तहजीब, एक महान सभ्यता के वारिस है। भारतवर्ष दुनिया का आध्यात्मिक गुरु रहा है, और हमने सारी दुनिया को शांति, भाईचारे और दोस्ती का पैगाम हमेशा दिया, हमेशा दोस्ती और भाईचारे का संदेश दिया है। और हमने ये आह्वान किया था, वासुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है, और हम उस सब एक परिवार के सदस्य हैं। जिस वक्त अमेरिका और यूरोप में कोई सभ्यता नाम की चीज नहीं थी, वहां के लोग जाहिर होते थे, उस वक्त हमारे यहाँ एक बेहतरीन सभ्यता फल थी, जिसको आप बोलते सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता। और खुशी की बात यह है कि दुनिया भर की सभ्यताएं वक्त के सफरों के साथ लुप्त हो गई, लेकिन हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसके जो अमूल्य, उसका योगदान, उसके जो मूल्य आज तक भी बराबर बढ़ता है, जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों का दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा ही होता। और इसमें कोई शक नहीं, मैं तो दुनिया में बहुत घूमा हूँ, हमारे देश जैसा देश कहीं नहीं मिलता। हमारे देश में बहुत खूबियां हैं। हमारे, अगर आप प्राचीन इतिहास को देखें, एक और खास बात, हमेशा हमने मानवता और इंसानियत पर जोर दिया। यहाँ तक कि आप वेदों में लिखा है, हालांकि ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, लेकिन वेदों में ये लिखा है कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये इतनी अच्छी बातें कही गई है। हमने हमेशा इंसानियत पर जोर दिया, इंसानियत की भलाई की बात की। और एक सच्चा इंसान शक्ल सूरत से या नाम से नहीं बनता,
जन्मजात से मजहब से नहीं बनता। एक अच्छा इंसान बनता है अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, अपने पुरुषार्थ से, अपने संस्कारों से। बहनों भाई, इसलिए मैं तो एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि मैं तो इंसानियत का पुजारी रहा हूँ। मैं जरा मंदिरों में कम ही जाता हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही बात कहा करता हूँ कि ना हम हिंदू ना मुसलमान की जय बोलेंगे, ना हम हिंदू ना मुसलमान की जय बोलेंगे, ना हम वेद ना कुरान की जय बोलेंगे। पावन नियम किसी वजह के, हम इंसान हैं, इंसानियत की जय बोलेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि कैसे बड़ा खेल होता है कि भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसा अजीबोगरीब मोड़ आया कि जब कुछ आदमियों ने इंसानियत का कत्ल कर दिया। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ और अज्ञान से वशीभूत होकर बहुत सारे धर्मशास्त्रों में इंटरपोलेशन कर डाले। इंटरपोलेशन आपको प्रक्षेप, यदि गुजर टेक्स्ट पूछा उसमें कुछ डाल दिया बीच में। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि 2 लाइन का कोई किसी ने दुआ बना दिया और वो बोल दिया कह रहे बात कबीर। अब वो कबीर ने कहा कि नहीं कहा, इसकी वेरिफिटी आप इसका कहाँ से वेरीफाई करोगे। अब हम कबीर के पास सभा में जाएंगे नहीं कि कबीर साहब जरा बताइए आपने ये दुआ लिखा था नहीं। अब कबर में कैसे पूछे जाएंगे। और इंटरपोलेशन के साथ साथ बहुत सारे अनाप शराब मन गण पुराण पता नहीं क्या गलत लिख डाले और इंसान के बीच में जाति और मजहब की दीवारें खड़ी कर दी गई, नफरत के बीज बो दिए गए। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारतवर्ष, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, जो एक शक्तिशाली वैभवशाली और समृद्धिशाली देश था, वो देश आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता चला। और नौबत यहां तक आ गई कि हम 800 साल विदेशी मुसलमानों के गुलाम रहे और 200 साल, तकरीबन 200 साल हम अंग्रेजों के अधीन। अगर ये कमजोरी क्यों आई देश के अंदर, हम गुलाम क्यों हुए, इसके ऊपर तो बहुत शक की जरूरत है। लेकिन इसके 2 बड़े मुख्य कारण थे। एक कारण के ऊपर तो जो आधुनिक समाज, जो आधुनिक भारत, इसके सामाजिक क्रांति के जो अग्रदूत थे महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने इस पर रिसर्च की कि ये जो दलित और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन पर गरीबी और पिछड़ापन क्यों, इस पर रिसर्च की। उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा और महात्मा ज्योतिबा फूले ने उनकी सामाजिक क्रांति, उन्होंने अपने कलम से और अपने भाषणों से भारतवर्ष के शरीर और आत्मा को जागृत किया। और वो इस नतीजे में पहुंचे कि अगर इस दलित और पिछड़ी जातियों में अगर गरीबी और पिछड़ापन है, तो उसका एक ही कारण है, सबसे मुख्य कारण, कि इन लोगों को तकरीबन 1800 साल शिक्षा से वंचित था। अंग्रेज आने के बाद भी तो ज्यादा इस तरफ तवज्जो दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 1848 में स्कूल खोला। सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोला, शूद्र और अति शूद्र लड़कियों के लिए। 1848 और 1852 के बीच में उन्होंने 18 स्कूल खोल डाले और उनका अनुसरण करते हुए फिर अंग्रेजों ने बड़े जोश के साथ ये तो स्कूल खोलने शुरू किए। फिर अंग्रेजों को तो घर चाहिए थे, लेकिन महात्मा फूले वो रियल एजुकेशन, एक सही मानव जिसको शिक्षा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर वो जोर देते थे। बहनों और भाइयों, महाभारत के बारे में तो आप तकरीबन बहुत सारे थोड़ा बहुत तो सब जानते हैं। इस तरह सीरीज भी आ रहा था, बहुत लोगों ने देखा। जब महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में
जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह मूर्छित होकर गिर पड़े अर्जुन के बाणों से। आपने देखा होगा शिखंडी आगे आ जाते हैं और अर्जुन पीछे से बाण चलाते हैं, और वो बाण जो है इतने लगा दिए कि वो मूर्छित होकर गिर पड़े भीष्म पितामह। उनको बाणों की शैया पर लिटा दिया गया। जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो उनके पास धर्मपुत्र युधिष्ठिर गए और कहने लगे कि पितामह, इससे पहले कि आप अपने प्राणों का त्याग कर दें और इस विश्व से प्रस्थान कर जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कहने लगे कि पितामह, आपकी गिनती विश्व के प्रकांड विद्वानों में की जाती है। आप ये बताएं कि दुनिया का सर्वोत्तम सत्य क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई दुनिया की क्या है? तो भीष्म पितामह थोड़ी देर तो सोच में पड़ गए। फिर वो कहने लगे कि नाही मनुष्य कश्चित् महत्रम विदते, कि अगर दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी सच्चाई है तो वो ये है कि इस दुनिया के अंदर मनुष्य बढ़कर कोई चीज महान नहीं है, मनुष्य सबसे महान है। और मनुष्य सब भगवान के बनाए में बराबर पैदा होते हैं। तो मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि जो सच्चाई हजारों साल पहले बरकरार थी, वो सच्चाई आज भी बरकरार है। और हमारा सौभाग्य है कि सरकार, आज की जो सरकार है, वो इस चीज से भली भांति परिचित है। वो ये समझती है कि कोई भी बच्चा किसी भी जाति में, किसी भी भाषा में पैदा हुआ हो, अगर उसको बराबर की शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाए तो उस बच्चे का पोटेंशियल, उसका सामर्थ्य, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी टैलेंट, उसकी प्रतिभा, उसको हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। और फिर उस प्रतिभा को, उस पोटेंशियल को हम देश के निर्माण में काम दे सकते हैं। और इसी सोच के पीछे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार, सरकार पिछले साल लेके आई, ताकि जो गरीब परिवार है, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, वो सरकार की जिम्मेवारी होगी कि वो सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को दे देगी। पीछे जनगणना हुई और ये पता लगा कि हमारे देश के अंदर 74% लिटरेसी है, यानी 74% आदमी पढ़े लिखे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे और कुछ दिलचस्प बातें जो कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे शिक्षा में प्रसार, जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है, हमारी विदेशों में बड़ी साख बढ़ रही है, बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। क्योंकि मैं तो विदेश सेवा से हूँ, भारतवर्ष का बड़ा नाम बात आसमान चल रहा है। हमारे देश के बारे में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं कि देखो भारतवर्ष कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साथ साथ जो भी तरक्की हमारे देश की हो रही है, हम उसको फाड़ के खाए, हमने विश्व फाड़ के खाना सीखा। तो जितने भी गरीब देश है, जैसे अफ्रीका में मेडागास्कर है, एक बहुत गरीब देश है, हमने पीछे उनको 50,000 टन चावल उनको गिफ्ट कर दिए। एक दूसरा करके थोड़ा सा 25,000 टन उनको मैंने दिलवाए। तो हम जो भी हमारे पास अनाज का इतना भंडार है, तो हम गरीब देशों को गिफ्ट कर रहे हैं। तो आज हमारी प्रतिष्ठा इतनी है कि मैं समझता हूं कि थोड़े दिन के अंदर भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होगा। और हम उसी टेबल पर बैठेंगे, उसी टेबल पर बैठेंगे जिसके अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन बैठे। और एक और खास बात, कई बार मैंने ये खुलासे पढ़े हैं, बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उनका अनुमान है कि भी ठीक है, आज जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से, जिस गति से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, आज भारतवर्ष चौथे नंबर पर है। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान और नंबर 4 पर भारतवर्ष।
लेकिन जिस स्पीड से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उन अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2020 तक हम जापान को पीछे छोड़ जाएंगे और 2050 तक हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हम चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। लेकिन दुख ये हो रहा है कि ये जो भी तरक्की हो रही है, ये सब लोगों तक नहीं पहुंच रही है, खासतौर पर देहात तक नहीं पहुंच रही। और बहुत सारे जो गरीब हैं ये नहीं पहुंच रही। आज भी हमारे देश की 1/3 आबादी, तकरीबन 40 करोड़ लोग, हम 120 करोड़ हैं तकरीबन, तो 40 करोड़ आदमी ऐसे जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। बहुत सारे आदमी भूखे सोते हैं, उनके पास मकान नहीं है। अगर आप दिल्ली के लाल किले की तरफ आप जाएंगे तो रात को फुटपाथ पे सोए होते हैं, दिन में कलेदारी करते हैं, कोई ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, मकान नहीं है, वो फुटपाथ पे सोते हैं। बड़े बड़े शहरों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, गरीबी बहुत ज्यादा है। और जब तक गरीबी है, हमारा देश मजबूत नहीं बन सकता, हमारा देश शक्तिशाली नहीं बन सकता। और जो हमने सपने देखे हैं, उन सपनों को हम साकार नहीं कर सकते। हमें गरीबी का उन्मूलन करना होगा। और गरीबी का उन्मूलन कैसे होगा? सिर्फ एक ही तरीका गरीबी दूर करने का, और वो है रोजगार। रोजगार पैदा करो और सबको इतनी तनख्वाह दो, इतना वेतन दो ताकि वो रोजाना अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके, तभी तो गरीबी दूर होगी। लेकिन सरकार के पास नौकरियां नहीं है। सरकार ये इतना काम नहीं कर सकती कि इसमें रोजगार पैदा करे, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लाने की आगे जरूरत है। लेकिन उनको भी शिक्षित आदमी चाहिए। मैं बहनों और भाइयों एक खास बात तो आपको कहना चाहता हूँ कि जिस गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अगले 10 साल के अंदर 50 करोड़ नई नौकरी आने चाहिए। 50 करोड़ नए रोजगार पैदा होने जा रहे हैं अगले 10 साल के अंदर। लेकिन उन 50 करोड़ नौकरियों के लिए, रोजगारों के लिए हमें सिर्फ सामान्य शिक्षा से काम नहीं चलेगा, हमें तकनीकी शिक्षा की तरफ काफी ध्यान देना होगा। IIT और खोले होंगे, IIMs खोले होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ताकि जिस पेशे में आप जा रहे हैं उसकी आपको ट्रेनिंग दी जा सके। वो भी बहुत सारे कुछ करने पड़ेंगे। और एक गरीबी दूर करने का एक और हमारा जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर, उसके मैं समझता हूँ जमीन के ऊपर जरूर से ज्यादा बोझ है। हमारे देश की आज भी 65% आबादी कृषि पर आश्रित है, जबकि कृषि से मिलता क्या है? सिर्फ 17%। टोटल GDP जो देश की पूरी आमदन है उसका सिर्फ 17%, 17% जो एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आ रहा है। तो एग्रीकल्चर, और फिर दूसरी बात यह है दुख की, पहली बात तो यह है कि 94% किसान ऐसे हैं जिनके पास 4 एकड़ से कम जमीन है। तो और फिर पैदावार नहीं बढ़ रही है, कई साल से स्टेगनेंट है हमारे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में। तो एक हरित क्रांति और चाहिए हमें, उसमें रिसर्च हो रही है, उसमें फिर हमारा एजुकेशन की बहुत मदद चाहिए। हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ मेडिसिन प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, और हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, कई सारी बातें। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1947 में हमने राजनीतिक जंग को जीत ली, आजाद हो गए, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक जंग बाकी है। लेकिन मेरे अजीज युवा साथियों, मेरा भरोसा है आपके अंदर इतनी शक्ति है। आज भारतवर्ष की 70% आबादी 30 साल के आसपास है। हम दुनिया में सबसे युवा देश है, और ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं इसको। ये आबादी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा, कि हमारे पास 50 करोड़ तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है।
वो बाकी जापान बूढ़ा हो रहा है, चीन थोड़े दिन में बूढ़ा हो जाएगा, यूरोप वाले भी बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो फिर भी जवान जो है अभी बने रहेंगे। लेकिन मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि आप युवा शक्ति अगर संगठित होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तो मैं कहता हूं कि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाने के लिए कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी जीत निश्चित है। बहनों भाइयों, मैं बस एक आखिरी बात कह के आपसे अपनी सीट ग्रहण करूंगा। वो कहते हैं कि कल जो गुजर गया वो गुजर गया, उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, और जो आने वाला कल है उसकी कोख में क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं। अगर कोई हक है, अगर कोई अधिकार है, तो वह सिर्फ वर्तमान है। इस वर्तमान को पकड़ लो, इस वर्तमान को काबू कर लो और पूरी ताकत हो। ये माना जाता है कि एक आम आदमी अपने पोटेंशियल का, अपने सामर्थ्य का सिर्फ 25% इस्तेमाल करता है। अगर कोई आदमी अपने पोटेंशियल का, अपनी कैपेबिलिटी का अगर 50% अगर वो उसका इस्तेमाल करता है, ये दुनिया वाले झुके उसको सलाम करते हैं। और अगर कोई अपने पोटेंशियल का पूरा 10%, if someone works to the best of his potential, तो ये दुनिया वाले सर के बल खड़े होकर आपको सलाम करेंगे। मैक्स वेबर दुनिया के बहुत ही बड़े फिलोसोफर, सोशलॉजिस्ट, बहुत बड़े दार्शनिक और समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर आप देश को, कहता है कि अगर कोई देश को महान बना सकता है, एक शक्तिशाली अगर कोई देश बना सकते हैं, तो सिर्फ वही इंसान बना सकते हैं जो दिन रात सपने देखते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि अपनी आंखों में सपने सजाकर तो देखो, अपनी आंखों में सपने सजाकर तो देखो, अपने इरादों को मकसद बनाते तो देखो। किनारे पर बैठ के किसी क्या अंदर जरा प्लीज समंदर में जाके तो मैं ये कहता हूं, एक शेर के माफिक तूफानी लहरों को चीरते हुए आपको समुद्र के उस पार, उस साहिल पर पहुंचना है जहां वो मंजिल, आपकी मंजिल इंतजार कर रही है। और मेरे युवा साथियों, हमारी मंजिल है एक खुशहाल भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसमें बाबा साहब का सपना था कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी भी हो, आर्थिक आजादी भी हो। और उस मंजिल पर आप पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है कि आपको अपनी संकल्प, दृढ़ संकल्प और बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले अगले 10 साल में आप देश की काया पलट करके रखेंगे। इतनी युवा के अंदर शक्ति है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के जो आयोजक है उनका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और खासतौर पर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़ी शांति से, बड़े धैर्य से मुझे सुना। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आपके लिए दुआ मांगता हूँ कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आपकी तकलीफ चमके, आपका भार चमके, और उसके लिए वही रास्ता है मेहनत। कोई
वो कहते ना हार्ड वर्क है नो सब्स्टिट्यूट, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दिन रात लगाओ, बड़े सपने देखो और सपने साकार करने के लिए मेहनत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।